मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ा आगाज जो होने वाली है प्रतियोगी परीक्षा, उसके लिए है बहुत ही शानदार सवाल। फिर देर किस बात की है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। सभी बच्चों ने बहुत बड़ा दमखम दिखाया है और आगे भी मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आपकी संख्या बनी रहेगी। देखते हैं दोस्तों, आज आपका पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? स्वर्ण खनन हेतु, टिन खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु या फिर लौह अयस्क खनन हेतु यह प्रसिद्ध है। ऐसा प्रश्न आपके सामने आया है दोस्तों। तो जोहान्सबर्ग आखिर है कहां? तो सबसे पहली बात तो यह अफ्रीका महाद्वीप के, किसके भैया? अफ्रीका महाद्वीप है। आप जानते हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यह, जी हां, दोनों पर दोनों स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो यह स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों यह स्थान। और सोने की नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सोने के नगरी के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में सोना के लिए कहां प्रसिद्ध है? कोलार की खनान है एक, जो कर्नाटक राज्य में है, वह सोने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा भैया? एस्किमो निवासी करती है। दोस्तों, एस्किमो एक जनजाति है और यह जनजाति आपको पता होना चाहिए, जो मतलब शीत क्षेत्र होता है, जहां पर एक बर्फ की पूरी चादर जमा होती है, वहीं पर दोस्तों यह रहती है, इग्लू नामक घर बना करके। तो इस तरह यह जनजाति जो मेन रूप से पाई जाती है दोस्तों, वह कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह एस्किमो जनजाति जो अर्थात एक गाड़ी का प्रयोग करती है, उसका नाम है स्लेज। जी हां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत शानदार। और कभी कभी याद रखिएगा दोस्तों, कुत्तों का नी इसके लिए प्रयोग करते हैं, मतलब खिंचाने के लिए। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, कहां पर है? ऐसे प्रश्न देखे होंगे, बार बार पूछा जाता है। तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वह बारखोयांस्क है और यह स्थान एशिया के पार्ट में पड़ता है। किसके? एशिया के पार्ट में पड़ता है। और एशिया में कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो रूस में पड़ता है। रूस के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहीं पर यह पड़ता है दोस्तों, आपका बारखोयांस्क। जबकि यह प्रश्न आता है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे गर्म स्थान पहले लीबिया में पाया जाता था। लीबिया एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। किसका देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और अफ्रीका महाद्वीप का होने के कारण, जी हां, यहां पर एक स्थान हुआ करता था। कहां? लीबिया में अल-जीजिया। ठीक है, अल-जीजिया नामक एक स्थान हुआ करता था, वहीं पर सबसे गर्म स्थान। लेकिन अभी हाल ही में जो मृत घाटी है, क्या मृत घाटी है? डेथ वैली है। मृत घाटी कहां पर है? यूएसए के पार्ट में, कैलिफोर्निया के क्षेत्र में है दोस्तों। यह अपने उष्णता के कारण प्रसिद्ध हुई है और यह कहा जाता है कि अब सबसे गर्म स्थान कहीं पर है तो वह मृत घाटी पर है। तो इस तरह आप यहां से दोस्तों, इस संख्या से काम नहीं चलेगा, संख्या को वृद्धि करनी ही पड़ेगी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह पूरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जबरदस्त सेशन चल रहा
है तो जल्द से जल्द जुड़िए और वीडियो अच्छा लगेगा तभी अंत में लाइक करिएगा, ये मैं आपसे अभी से वादा कराता हूं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो देर किस बात की, दुनिया का सर्वाधिक वनों का क्षेत्र कहां है दोस्तों? ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील में है। और ब्राजील को तो वनों और सांपों के देशों के नाम से तो जाना ही जाता है। और यह कहां पर है? आपका दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो ब्राजील है वह भैया जनसंख्या की दृष्टि से, इसके जनसंख्या की दृष्टि से और साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में क्या होता है? यह प्रथम स्थान रखता है। साथ ही साथ ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा, ठीक है ना दोस्तों, आने वाले समय में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं क्या होती हैं? गुजरती हैं। विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं यहीं से गुजरती हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ब्राजील में ऐसे सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि यह है आपका, मान लीजिए पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा और जो आपका नहीं दोस्तों ऐसे है उत्तरी, मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कैसे है? तो दोस्तों ऐसे आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील के पार्ट में यहां पर अमेजन नदी ऐसे प्रवाहित होती है। इसी नदी के अपवाह क्षेत्र के पार्ट में क्या होता है? एक बहुत बड़ी क्या होती है दोस्तों? वनों का क्षेत्र पाया जाता है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा है दोस्तों? क्योंकि यहां से ऑक्सीजन का सर्वाधिक उत्पादन होता है इन वनों से। सदाबहारी वन कौन से वन होते हैं? ऐसे वन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है दोस्तों, पर जहां के वृक्ष पत्तियों से हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, एकदम पत्तियां कभी जल्दी झड़ती नहीं है। कहने का मतलब वह वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऐसे वनों को क्या कहा जाता है? सदाबहारी वन कहा जाता है। यहां पर वनों की संख्या इतनी ज्यादा होती, मतलब पेड़ पौधों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि दोस्तों आपको बता दें जो बड़े बड़े जानवर हैं वह इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं। बड़े बड़े जानवर इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं। ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। अगला क्या कहता है? निम्न स्थानों में से किस एक स्थान में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा का मतलब ब्लड रेन होता है। ब्लड रेन कहां होता है? इटली, फ्रांस, कनाडा, स्पेन। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक होती है सिरक्को, स्थानीय पवन है जिसका नाम है सिराक्को। याद रखिएगा, यही सिराक्को पवन जब क्या होता है दोस्तों, सहारा मरुस्थल से नहीं भूमध्य सागर को पार करके क्या होती है, यूरोप महाद्वीप में पहुंचती है। तो दोस्तों अब यह मरुस्थल से उठी हुई पवन होती है जिसके कारण यह अपने साथ जो धूल कण होते हैं, और आप जानते हैं कि मरुस्थल का पार्ट कैसा होता है भाई, जो अधिकतर लाल टाइप का होता है क्योंकि यह जला हुआ क्षेत्र होता है। तो यहां से जब धूल कण जाता है और भूमध्य सागर से वाष्पन को लेकर के जब इटली हन क्षेत्रों में वर्षा कराता है, तो वहां पर क्या होता है, जब क्या बूंदों के साथ, वर्षा की बूंदों के साथ वह धूल कण जो लाल लाल हैं मिल करके नीचे गिरते हैं, तो ऐसा लगता है खून की वर्षा हो रही है। इसीलिए इसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है? ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। यह एक स्थानीय पवन है। यह एक क्या है? स्थानीय पवन है जो विशेष करके इटली में प्रवाहित होती है, जो विशेष करके
के इटली में प्रवाहित होती है। खैर सिरक्को और स्थान जैसे मिस्रहन में इसको खमसिन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, तो बहुत सारे नाम हैं इस रुधिर वर्षा को, और यह एक नुकसानदेह वर्षा के नाम से है, हानिकारक वर्षा है इटली के लिए। ओजोन परत अवस्थित है, कहां पाई जाती है ओजोन परत? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ओजोन परत जो है वह पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतुओं के सुरक्षा के कवच की भांति कार्य करती है। इसीलिए हर वर्ष 16 सितंबर को जो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह विश्व दिवस है ओजोन की दृष्टि से। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर? समताप मंडल, अर्थात इसको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। यह भी बातें पता होनी चाहिए। पृथ्वी के दृष्टि से दूसरा जो मंडल होता है वह आपका समताप मंडल होता है, ठीक है ना। वह कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल होता है, ठीक है। कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल होता है। जैसे यह हमारी क्या है दोस्तों, ऐसे पृथ्वी की यह सतह है, सतह से लग करके नहीं आपका नहीं यह क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर समताप मंडल है। इसी समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य 15 से 35 किलोमीटर के मध्य एक परत पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर के मध्य क्या होता है? एक परत पाई जाती है, एक परत पाई जाती है दोस्तों। उसी को नहीं क्या है, अर्थात ओजोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओजोन के नाम से जाना जाता है, और यह ओजोन परत परावैंगनिक किरणें जो सूर्य से आती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, उनका अवशोषित कर लेती है, मतलब पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देती है, जिसके कारण पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतु, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, उनमें बहुत सारी घातक बीमारियां अपना पैर नहीं पसार पाती हैं। चाहे चर्म रोग की बात हो, चाहे कैंसर की बात हो, चाहे मोतियाबिंद इत्यादि की बात क्यों ना हो, इन सारे रोगों पर रोक लगा देती है। तो इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी ओजोन परत है, जो हमारी ओजोन परत है, यह पृथ्वी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ओजोन परत का आप बचाव करेंगे तब तक यह आपका बचाव करेगी। कहने का मतलब यह है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वह इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर जो आप लोग AC का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं या हम लोग करते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा यह गैस की परत प्रभावित होती है। तो इसको बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसको कभी भी नहीं जलाना चाहिए, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या फिर पानी पीते हो, बिस्लरी की बोतल ETC। तो इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है वह नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन पाई जाती है भाई? नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन का स्थान है। किसका स्थान है? ऑक्सीजन का स्थान है। फिर उसके बाद आपके आर्गन का स्थान है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान है। याद रखिएगा CO2 का स्थान रहता है चौथे स्थान पर। फिर नियान जैसी गैसें हैं। तो 78% लगभग आपकी नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद 20.93% आपकी ऑक्सीजन है। कहने का मतलब लगभग 21% ऑक्सीजन का है। 0.93% आपका आर्गन है। 0.36% के आसपास आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। इसमें और भी गैसें, ऐसा नहीं है दोस्तों कि यही अकेले है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसें हैं।
आपको पता होना चाहिए हीलियम जैसे गैसें इसमें विद्यमान है। तो इस तरह आप वायुमंडल को देख लिए होते हैं। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप जो है वह होन्शु है, याद रखिएगा दोस्तों। और जो जापान की राजधानी है आपको पता होना चाहिए टोक्यो जापान, नाम कई बार पढ़े होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। अब अभी इसी साल ओलंपिक खेल भी हुआ है जहां से कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए जानते रहिएगा। विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा का निर्माण कहां होता है? डेल्टा का निर्माण वही नदियां करती हैं जो नदियां क्या होता है दोस्तों, अपने अपवाह क्षेत्र में मृदा का सबसे ज्यादा कटाव करती हैं। क्या करती हैं? कटाव करती हैं। भारत की वह नदी है, जी हां दोस्तों, गंगा, और आपकी एक और नदी है ब्रह्मपुत्रा। दोनों मिल करके विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण कर देती है। किसका? सुंदरवन का निर्माण करती हैं। और यह सुंदरवन डेल्टा क्या है दोस्तों, बंगाल में थोड़ा सा पार्ट इसका पड़ता है, बाकी बांग्लादेश में जी हाँ दोस्तों इसका विशाल पार्ट पड़ता है। तो यह डेल्टा आपको याद रहना चाहिए। विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा को निर्माण देती है कौन भैया? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र देती हैं। अब देखिए दोस्तों, इस डेल्टा में ये नहीं है कि जानवर नहीं रहते, पशु पक्षी नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, खेती नहीं होती है, सब होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कहने का मतलब ये बहुत बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। नदियां जो अपने अपवाह क्षेत्र से क्या होता है दोस्तों, मृदाओं का कटाव करके नहीं ले जा करके नहीं अपने मुहाने पर छेपड़ करती हैं, अर्थात उसी से नहीं डेल्टा का निर्माण होता है। उसी से क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। लगातार बच्चे प्रश्न पर प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं, सच में मजा आ रहा है देख करके। आप लोग ऐसे ही अगर हमारे साथ लगे रहेंगे दोस्तों तो नो डाउट्स आपके समस्त प्रश्नों का जवाब यहां पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बोलगा नदी कहां गिरती है? बोलगा नदी कहां गिरती है दोस्तों? तो बोलगा नदी पहली बात तो आप जानिए यूरोप में प्रवाहित होती है। कहां? यूरोप में प्रवाहित होती है। जो वल्दाई पर्वत श्रेणी होती है वहीं से यह निकलती है, और यह रूस के पार्ट से भी प्रवाहित होती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन? लंबी नदी है आपकी नी बोलगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए यह नदी जा करके कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर एक झील है जो आपके कई पार्टों में अजरबैजान की सीमा लगती है, ईरान की सीमा लगती है, रसिया की सीमा लगती है, ऐसे करके आपके बहुत सारे पार्ट में जी हां दोस्तों कैस्पियन सागर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको यहां से भी जानना चाहिए। और आज आप जान रहे होंगे कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित समस्त प्रश्नों का आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं, और यह आपके लिए बहुत शानदार है। इसके बाद आपको एक वीडियो इंडियन ज्योग्राफी से भी संबंधित मिलेगा जहां से प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। तो दोस्तों लगातार आप लोग बने रहिए, आपकी संख्या ही हमारा पूरा जोर को पूरा साथ देती है। टॉप 30 मॉक टेस्ट आप जानते हैं यूपीएसआई के लिए जबरदस्त चल रहा है। जो भाई लोग अभी भी प्रतियोगी परीक्षा यूपीएसआई में सम्मिलित होना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसका शानदार फायदा उठा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है इससे संबंधित तो दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके नहीं जी हाँ दोस्तों बातें कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है वो बोल देगा कि भीम सर से हमें बात करवा दीजिए, तो वहां पर भी आपकी सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है, पहली बात तो इसे प्रवाल भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। यह जानना आपके लिए जरूरी है। फिर उसके बाद इसी को एटॉल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एटॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को मूंगे की चट्टान कहा जाता है। क्या? मूंगे की चट्टान कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? मूंगे की चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। मूंगे की चट्टान कहा जाता है। साथ ही साथ इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। पानी का, या फिर सागर लिखा रहे तो भी चल जाएगा, पानी का बगीचा भी कहा जाता है। यह अवरोधिका जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। और यह प्रशांत महासागर का जो पूर्वी वाला पार्ट है दोस्तों, प्रशांत महासागर का वहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, एक सेंटोरोसा नामक एक क्या होता है दोस्तों? जीव होता है, जंतु जिसे कहते हैं, उसी के अवशेष से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। भारत में प्रवाल का निर्माण कहां होता है? तो लक्षद्वीप के पास होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आया, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 14 अगस्त 1914 से कहानी स्टार्ट हुई थी। 15 अगस्त 1914 को यह ओपन हुई थी दोस्तों। ये भी बातें आप जानिए। साथ ही साथ यह क्या करती है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निचला वाला पार्ट है और दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है, उन दोनों के मध्य में यह नहर स्थित है। उन दोनों के मध्य में यह नहर स्थित है। तो कहने का मतलब ये नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। यह नहर क्या करती है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर देती है। बहुत सही बात है। लेकिन साथ ही साथ यह प्रशांत महासागर को क्या करती है दोस्तों? आपके जो कैरेबियन सागर है ना, कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर है। यह कैरेबियन सागर जो पार्ट पड़ता है अंध महासागर का पार्ट है। किसका? अंध महासागर, जिसे आप अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। उन दोनों को यह जोड़ती है। ठीक है ना, कोई भी नहर होगी या फिर कोई जलसंधि होगी या कोई चैनल होगा, यह क्या करते हैं दोस्तों? दो जलीय क्षेत्रों को अलग अलग पार्ट के मिलाते हैं और साथ ही साथ दो स्थलों को अलग करते हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो क्या लिखा है? पनामा नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। ये आंसर इसका सही है। अगर अलग करने की बात आती तो प्रश्न का आंसर ये होता, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। तो इस तरह के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ये स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नहरों में से एक, विश्व की सबसे लंबी नहरों में एक। और इसका जो निर्माण हुआ है वह नील नदी से हुआ है। ठीक है, मतलब ये जल जो प्राप्त करती है वह नील नदी से प्राप्त करती है। और साथ ही साथ यह स्वेज नहर ही क्या करती है दोस्तों? आपको अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है और भारत है, तो इधर है अफ्रीका महाद्वीप और इधर है आपका भारत का मतलब एशिया। ठीक है, कहा जाए एशिया महाद्वीप है, इन दोनों को अलग करती है। जबकि जलीय भागों में किसको किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। यह भी बातें आपको समझना चाहिए था। तो आंसर आपका थर्ड जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हरमुज जल संधि पाई जाती है। कहां पर पाई
जाती काला सागर एवं मृत सागर के मध्य। जी नहीं दोस्तों, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। एकदम सही बात है दोस्तों, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में है आपकी हरमुज जल संधि। तो एक तरह से यह कहा जाए कि फारस की खाड़ी को हरमुज जो जल संधि है वो ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ओमान की खाड़ी अरब सागर के पार्ट में पड़ती है। तो इस तरह आप यहां से भी प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि ओमान को जो ईरान का ऊपरी ईरान का दक्षिणी वाला पार्ट है उससे अलग करती है। तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फारस का क्षेत्र ईरान में। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? नियाग्रा जलप्रपात, साल्टो एनलेज जलप्रपात, रिब्बन टुगले। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, साल्टो एंजल या फिर एंजिल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और यह जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो वेनेजुएला में है। कहाँ पे? वेनेजुएला में है। और साथ ही साथ है आपको बता दे एक ओरिनीको नदी है। कौन सी नदी है? ओरिनीको नदी है। उसी ओरिनीको की सहायक नदी है कैरो नदी और उसी कैरो नदी पर है ये आपका एंजल जलप्रपात है जो 769 लगभग किलोमीटर मीटर के आसपास ऊंचा है। ठीक है, तो यहां से भी बातें आप 789 है क्या शायद, आई थिंक, याद रखिएगा दोस्तों। इतना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दिमाग में, तेज बोल दिया लगता है, इसी कारण उड़ गया। ठीक है, लेकिन है इसी के आसपास। आपको जानना चाहिए संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपातों में से एक है। लेकिन भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो आप सभी बच्चों का नहीं जल्दी से आंसर आना चाहिए। जोग जलप्रपात जो सारावती नदी पर है वह है कि कुचिकल है? ये सारे प्रश्न आपको देना है, जरूर से जरूर देना है दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपका नहीं। तो कमेंट्स करके जल्दी से कमेंट करिए, मजा आने वाला है। ठीक है, मजा आएगा दोस्तों यहां से भी आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध अंगुली नुमा फिंगर झील किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहां स्थित है? प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में। कहने का मतलब जिस तरह यह हमारी उंगलियां हैं उसी तरह झील भी ऐसी ही है। 5 झीलें हैं, 5 उंगलियां हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक झील कुछ ऐसा यहाँ पर है, फिर दोस्तों एक झील आपकी कुछ ऐसे यहाँ पर है। ठीक है, एक झील आपकी कुछ ऐसे यहाँ पर है, एक झील आपकी कुछ ऐसे यहाँ पर है और एक झील आपकी कुछ ऐसे यहाँ पर है। तो इस तरह ये 5 झीलें हैं दोस्तों। 5 झीलों में ये जो झील है आपकी सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। ये जो झील है आपकी यह मिशिगन झील है। ये आपकी हुरॉन झील है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी झील है? आपकी हुरॉन झील है। तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। और ये झील आपकी इरी झील है और ये आपकी ओंटारियो झील है। कौन सी? ओंटारियो झील है। ये 5 झीलें हैं। इन्हीं 5 झीलों को महान झील की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं 5 झीलों को क्या होता है? महान झीलों की संख्या दी जाती है। और ये 5 जो झीलें हैं वह दोस्तों यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिखना चाहिए। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इस तरह दोस्तों आपको आंसर तो ये जाता है, लेकिन यहाँ उत्तरी अमेरिका का कोई नाम ही नहीं लिखा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन लिख दिया है। तो उत्तरी अमेरिका में ही एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये झीलें पड़ती हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको बता दें कि मिशिगन को छोड़ करके अन्य सभी झीलें जो है आपका नहीं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। लेकिन जो मिशिगन झील है यह आपकी पूर्ण रूप से नहीं यूएसए में स्थित है। यह झील आपकी कहाँ? पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। तो यहां से भी
प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, डुलुथ शहर जो है वो आपका नहीं सुपीरियर झील के किनारे है। ठीक है, कौन सा? डुलुथ शहर है। मतलब यह एक क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है बहुत बड़ा। तो डुलुथ आपका किसके किनारे है? सुपीरियर झील के। सुपीरियर झील विश्व की सबसे ताजे एवं मीठे पानी की झील है। साथ ही साथ सुपीरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। साथ ही यह याद रखिएगा, सुपीरियर झील के बारे में बातें बहुत शानदार आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह आपकी सुपीरियर झील है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर आपका मिशिगन, मिशिगन के किनारे ही आपका, जी हां दोस्तों, शिकागो जो शहर आपने सुना होगा, शिकागो, जहां पर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो वह आपका यहीं पर है। फिर आप सुडबरी का नाम सुने होंगे, तो सुडबरी का क्षेत्र आपका नहीं किस कहां पर है, तो सुडबरी का क्षेत्र जो है आपका नहीं वह किसके किनारे है दोस्तों? हुरॉन झील के पास है। और इरी के पास ओंटारियो आपका इरी के पास आपका डेट्रॉयट, ठीक है ना, डेट्रॉयट स्थित है दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और ओंटारियो झील से ही निकली है सेंट लॉरेंस नदी। हैमिल्टन और ओंटावा इसी झील के किनारे है दोस्तों। तो इस तरह आप यहां से भी प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर कैस्पियन सागर आपकी, जी हां दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में इसका सर्वाधिक पार्ट पड़ता है, इसलिए एशिया महाद्वीप की यह झील है। आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों, कैस्पियन सागर का कुछ पार्ट यूरोप महाद्वीप में भी आता है, और यह यूरोप और एशिया को अलग भी करती है। ऐसा भी प्रश्न में कभी कभी पूछ सकता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, क्या खारे पानी की झील है। ऐसा भी प्रश्न अगर आता है तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह दोस्तों आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके चलना है। आगे है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? दोस्तों साइबेरिया का मोती कहे जाने वाली, ठीक है, साइबेरिया का मोती कहा जाता है इसे, साइबेरिया का मोती, ठीक है, साइबेरिया का मोती कहा जाता है। साइबेरिया कहां पड़ता है दोस्तों? तो रूस में पड़ता है। अब ये कौन सी झील है? तो इसका नाम है बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक है, विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक है। और यह झील एशिया की भी सबसे गहरी झील है। कहां है? एशिया में पड़ती है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। जबकि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है, जिसे हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील नौगम्य झील है। तो यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। विक्टोरिया झील आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, और व्हाइट नील नदी का उद्गम इसी विक्टोरिया झील से होता है। जी हां दोस्तों, विषुवत रेखा आपके विक्टोरिया झील के पास से ही गुजरती है, जिसके कारण यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। यहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए दोस्तों यहां पर जी हां जल की प्रधानता देखने को मिलती है। जबकि मृत सागर आपका नहीं, जी हां, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित विश्व का दूसरी सबसे लवणीय झीलों में से एक है, जहां पर जॉर्डन नामक नदी जाकर के क्या करती है दोस्तों? अपना मुहाना बनाती है। तो इस तरह आप यहां से भी सोच सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अफ्रीका की सींग, अफ्रीका की सींग मतलब जो बैलों की सींग होती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 देश आते हैं। इसमें कौन कौन देश आते हैं? 4 देश आते हैं। एक आता है सोमालिया, ठीक है ना दोस्तों,
दोस्तों, एक क्या आता है, सोमालिया आता है, याद रखिएगा। दूसरा आपका आता है इथोपिया, ये भी याद रखिएगा, इथोपिया। तीसरा आपका आता है जिबूती, ठीक है, जिबूती आता है। चौथा आता है आपकी इरिट्रिया। ये 4 देशों के समूह को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जबकि सूडान ऐसा नहीं है, ठीक है, सूडान इसमें नहीं है। इस तरह आप यहां से देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण पार्ट्स है। क्या लगता है, कैसे लग रही है श्रृंखला, एक बार कमेंट्स करके नहीं, जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस देने का प्रयोग करिए दोस्तों। आपका शानदार जो यह एक साथ है हमारा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, तो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हम लगातार आपके सम्मुख बने हुए हैं। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, यह आपके लिए बहुत शानदार चीजें चल रही हैं। अगला लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। आप अभी तक देख लीजिए, अब आप ढूंढ रहे होंगे कि रूस कहां है, कनाडा कहां है, चीन कहां है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहां है। ऐसा कोई देश देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं, आपको हलवा प्रश्न दिया जाएगा? ना 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 दोस्त, देना है आंसर यहां से। आरोही क्रम में लिखना, ये जानिए, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर चलना, छोटे से बड़े की ओर, या फिर बढ़ते क्रम भी एक शब्द में कह सकते हो। तो दोस्तों, ब्राजील अर्जेंटीना गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया ब्राजील ये भी गलत हो गया। अर्जेंटीना दुनिया का आपको पता होना चाहिए 8वें नंबर का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत 7वें नंबर का देश है आपका। साथ ही साथ आपको यह भी पता, अच्छा आरोही क्रम में लगाना है ना, अवरोही तो नहीं है, नहीं आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में लिखना है। 1 मिनट इसको देखने दीजिए हमको, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ही, बिल्कुल होगा। यहां पर आपको लिखा है ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, ब्राजील आपका जानते हैं कि विश्व में जो देश आता है उसमें यह किस स्थान पर आता है, 6वें नंबर पर आता है। ये तो आपका ऑप्शन गलत हो रहा है पहले से। ऑस्ट्रेलिया आता है 6वें, ऑस्ट्रेलिया आपका 6वें नंबर पर, 5वें नंबर पर आपका नहीं क्या अर्थात है, जी हाँ ब्राजील, 7वें नंबर पर आपका भारत, और अर्जेंटीना आपका आता है दोस्तों, याद रखिएगा नहीं कहाँ पर आता है, 8वें नंबर पर आता है। भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। आपका इधर क्या लिखा है, 8वें नंबर पर है, ठीक है, फिर 7वें नंबर पर है, फिर आपका नहीं कौन है दोस्तों, 6वें नंबर पर है, और फिर 5वें नंबर पर है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि घटते क्रम में ना, इससे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। ऑप्शन नंबर आपका 3rd ही सही है। जी हाँ दोस्तों, तो यहां से आप देख सकते हैं आरोही क्रम में लग गया है। दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल की जबरदस्त क्लास चल रही है, नितिन सर के द्वारा यह हमारे जी हाँ क्लास ली जा रही है, और आप सबने बहुत बढ़िया जी हाँ दोस्तों साथ दिया है। लगभग आज तक आपको बता दे बहुत सारे एडमिशन भी हो चुके हैं, अनगिनत एडमिशन हुए हैं अभी तक, जो हमें एक सूचना मिली है। और बच्चों का यह प्यार देख करके, सच बता रहा हूं, बच्चों का यह प्यार देख के एक चीज तो पता हो रही है ना कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जज्बे के साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात भी पता चलती है दोस्तों कि कहीं आप तो पीछे नहीं रह गए हैं अभी इस दौड़ में, नहीं तो आप भी आगे आइए और जबरदस्त दोस्तों अप्लाई करिए। जी हाँ, कूपन भी है इसके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहां पर, पंपास घास का जो मैदान है दोस्तों वह अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहां पर, अर्जेंटीना में पाया जाता है। साथ ही साथ आपको यह बता दे दोस्तों, आपको बहुत सारे हैं जो आंसर देखने को मिलते हैं, यहां से देख लीजिएगा थोड़ा सा नहीं।
ये कैसा घास का मैदान है? तो यह उष्ण घास का नहीं मैदान है, यह उपोष्ण क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा, एक तरह से कहा जाए तो शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना दोस्तों, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान और भी है, जैसे बिल्ड है, ठीक है, अफ्रीका का, डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ना दोस्तों, पेरी है, ठीक है, पेरीज है, और आपका एक स्टेपीज है, ऐसे करके नहीं भी, जी हाँ, बहुत सारे घास के मैदान हैं, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऐसे करके नहीं। तो इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? कौन नहीं है? पंपास है दोस्तों, कहां पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में, बिल्ड आपका अफ्रीका महाद्वीप में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, जबकि सवाना भी अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहां भैया? कैलिफोर्निया के क्षेत्र में, 282 फीट, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है समुद्र तल से, अर्थात नीचे है यह। तो सबसे न्यूनतम स्थान है उत्तरी अमेरिका का, सबसे न्यूनतम स्थान है यह उत्तरी अमेरिका का, यह भी जानना चाहिए। संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत आपको पता होना चाहिए, पामीर के पठार को कहते हैं, और यह पामीर का पठार आपको पता होना चाहिए। भारत के जस्ट उत्तर के पार्ट में नहीं आपको पामीर का पठार दिखाई देगा, और आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहां पर? एशिया महाद्वीप में है। समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पठारों में से एक है आपका पामीर का पठार। आगे देखिए दोस्तों, स्पेन तथा फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो यह पेरेनीज है, आपको पता होना चाहिए। जबकि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य आपका जूरा पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको भी देखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला कहां पर है? ब्लैक फॉरेस्ट और वासेसस पर्वत श्रेणी के मध्य से ही राइन नदी बहती है, जो भ्रंश बनाते हुए प्रवाहित होती है, जिसे व्यापारिक या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। यह पर्वत श्रृंखला आपके जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में है, और जर्मनी आपका यूरोप कंट्री देश है, यह भी पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप ये चीजें नोट करते जाइएगा, ठीक है। और इसी के आसपास से डेन्यूब नदी का भी उद्गम होता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वह न्यूजीलैंड की पर्वत श्रेणी है। कौन से? न्यूजीलैंड दो पार्टों में है। यहाँ कुक जल संधि है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, ये आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड है। दक्षिणी न्यूजीलैंड में ही क्या है? दक्षिणी आल्प्स स्थित है। क्या? दक्षिणी आल्प्स स्थित है। और दक्षिणी आल्प्स जो है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक है। क्या है? माउंट कुक है। बेटा देखिए, अगर ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो प्रश्न फिर कम ले पाएंगे, और अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। किस तरह के प्रश्न आते हैं? क्या डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 100% मैं वादा करता हूं कि मेरे पॉलिटी और ज्योग्राफी के सेशन देखने के बाद आपके समस्त प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे नहीं। तो इस तरह आप ध्यान देते रहिएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, ठीक है। एंडीज क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद रॉकी दूसरे नंबर की है, फिर इसके बाद हिमालय तीसरे नंबर की है दोस्तों, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम स्थान आता है। किसका? ग्रेट डिवाइडिंग, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का स्थान आता है। फिर आपका एटलस पर्वत श्रृंखला है ना, क्या? एटलस पर्वत श्रृंखला। फिर आपका स्कैंडेवियन है, ठीक है, स्कैंडेवियन पर्वत श्रृंखला है, स्कैंडेवियन पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद आपका क्वीन मोड है, ठीक है ना, क्वीन मोड पर्वत
श्रृंखला, कहने का मतलब ये सातों महाद्वीप की मैंने सातों लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आपके सम्मुख चर्चा कर दिया हूं। देख लीजिए दोस्तों, अब एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां की है? तो दक्षिण अमेरिका की है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका की है। रॉकी कहां की है? उत्तरी अमेरिका पर्वत। और हिमालय आपका एशिया का है। कहां का है? एशिया का है दोस्तों, यह भी जानना चाहिए आपका एशिया का है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है। आपका एटलस पर्वत श्रृंखला जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का है। स्कैंडिनेवियन आपका जो पर्वत श्रृंखला है वो कहां की है? यूरोप महाद्वीप की है। कहां की है? यूरोप महाद्वीप की। क्वीन मोड आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप की है। कहां की है? अंटार्कटिका महाद्वीप की है। तो इस तरह आप यहां से भी सोच सकते हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देखना पड़ेगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से देखना पड़ेगा और इन प्रश्नों का आंसर लेकर के चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है, फिर उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद कौन आता है? अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका आता है, फिर आपका अंटार्कटिका आता है, ठीक है, अंटार्कटिका आता है, फिर आपका यूरोप आता है और फिर उसके बाद आपका पता होना चाहिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आता है। तो सबसे छोटा जो है वह ऑस्ट्रेलिया ही है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भी देख लीजिए दोस्तों, एशिया ही नंबर 1 यहां पर भी है और अफ्रीका आपका सेकंड में बना हुआ है, दोनों पहले दूसरे स्थान पर है। लेकिन दोस्तों यूरोप तीसरे स्थान पर आ जाता है, यहाँ उत्तरी अमेरिका आपका चौथे स्थान पर, दक्षिणी अमेरिका आपका 5वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया आपका 6वें स्थान पर आता है, जबकि अंटार्कटिका निर्जन महाद्वीप है, कोई भी जनसंख्या स्थायी नहीं है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, वेसुवियस। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। संसार का सर्वाधिक ऊंचाई पर बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है। और वेसुवियस और फ्यूजियामा, वेसुवियस इटली का, फ्यूजियामा जापान का, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको स्टडी मटेरियल स्टडी 91 के साइड पर और स्टडी 91 के ऐप पर, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को जबरदस्त मिल रही हैं। तो इस तरह आप देख लीजिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ मटेरियल, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन और डाउट सेशन, और पीडीएफ के साथ साथ प्रीवियर ईयर्स के क्वेश्चन भी देखने को जबरदस्त मिल रहे हैं। किलिमंजारो क्या है दोस्तों? किलिमंजारो पहली बात तो अफ्रीका में स्थित एक पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और यह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये अफ्रीका महाद्वीप की। और यह एक कैसी है? ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है। जी हां दोस्तों, एक तरफ से बताते चल रहा हूं, ध्यान देते जाइएगा, बहुत ताबड़तोड़ बातें करता हूं। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की किलिमंजारो है। और आपका दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैकिनले है, दक्षिणी अमेरिका का एकांकागुआ है, यूरोप महाद्वीप का एल्ब्रुस है, और साथ ही साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का कोइस्को है, और अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ज्वालामुखी से, ठीक है, सबसे अधिक कौन गैस निकलती है? तो जल वाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें बाहर निकलती हैं, लेकिन सर्वाधिक दोस्तों क्या बाहर निकलता है? आपका जल वाष्प सर्वाधिक बाहर निकलता है। ये बातें समझ सकते हैं, कभी मौका रहेगा तो बताऊंगा जल वाष्प क्यों बाहर निकलता, क्या कारण है इसका। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में तब सबसे छोटा दिन होगा जब सूर्य क्या होगा दोस्तों? मकर रेखा के लंबवत
लंबवत चमकेगा। और सूर्य मकर रेखा के लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को चमकता है। तो अगर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है, तो नो डाउट उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, यह जानना चाहिए। लेकिन रात सबसे बड़ी होगी उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को, और रात सबसे छोटी होती है। तो यहां पर 22 दिसंबर आंसर हो जाएगा। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो मार्च दिया नहीं है दोस्तों, क्या दिया है? सितंबर दिया है। इसका कारण क्या? जैसे यह पृथ्वी है तो पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा। 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है दोस्तों? सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश क्या करता है दोस्तों? जब यहां पर पड़ता है तो आधा इधर आधा इधर बराबर बराबर नजर आएगा ना। जी हां दोस्तों, तो इसीलिए दिन रात बराबर होती है। भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से, नो भाई कोस्टारिका, नो भाई केन्या से गुजरती है। कहां से गुजरती है? केन्या से गुजरती है। और केन्या कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में देश है दोस्तों केन्या। आप कहानी जानना चाहिए। केन्या आपके लिए दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक, जब कभी कभी किलिमंजारो पर्वत श्रेणी को लेकर के तंजानिया के बाजू में दिखाता है तो, और केन्या आपके पता होना चाहिए विश्व में दूसरा ऐसा देश है जो सर्वाधिक चाय का निर्यात करता है। पहले नंबर पर आपका चाय का निर्यात करने वाला श्रीलंका है। केन्या में अर्थात चाय की खेती जबरदस्त होती है, यह बातें नजर आती हैं। लेकिन विश्व में सर्वाधिक चाय आपके चीन में नहीं, भारत दूसरा स्थान। अंतरराष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो खींची जाती है, वह अफ्रीका से होकर के गुजरती है, एशिया से होकर के गुजरती है, प्रशांत महासागर से या फिर अटलांटिक महासागर से। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती। कहां से? प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि से नीचे उतरती है, प्रशांत महासागर के पास से नहीं। जी हां, फिजी द्वीप के बाजू से नहीं ये जाती है। तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। क्या आप सभी का तेजा हार गया क्या? जुड़िए यार, लाजवाब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करते रहिए शेयर, मजा आ रहा है सच में आप लोगों का। इंटरनेशनल डेट लाइन जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री, जहां पर दोस्तों प्रधान मध्य रेखा, जैसे ये क्या है? प्रधान मध्य रेखा है, तो 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, जहां पर दोनों जाकर के मिलती हैं पूर्वी पश्चिमी वाली, वहीं पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तिथि का निर्धारण करती है, जबकि मानक समय रेखा समय का निर्धारण करती है। यहां से भी देख लीजिएगा किस स्थान का मानक समय, किसी स्थान का मानक समय क्या है निर्धारित करने के लिए कौन सा है? तो प्रधान मध्य रेखा है, जो ग्रीनविच लंदन अजय रेखा, जी हां दोस्तों, रॉयल वेधशाला के पास से जाती है। 1884 में क्या हुआ था? इसका निर्धारण हुआ था। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। यहीं से समय का निर्धारण होता है और हर देश, हर महाद्वीप में क्या होता है दोस्तों? मानक समय रेखा होती है, उसी के अनुसार समय का निर्धारण किया जाता है। कौन सी परिस्थितियों में चंद्र ग्रहण होता है? अर्धचंद्र, चंद्र, नवचंद्र, पूर्ण चंद्र। जी हां दोस्तों, जब चंद्रमा क्या होता है? पूर्ण होता है, मतलब पूरा प्रकाश चंद्रमा का दिखाई देता है, उसी समय पूर्णिमा के दिन में ही चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचता, जिसके कारण पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखता। इसी के कारण क्या होता है दोस्तों? आपका, जी हां, चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा को भी लग सकता था, लेकिन दोस्तों इसका कारण यह है कि जो आपका चंद्रमा है यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ये जानना चाहिए। साथ ही साथ यह चंद्र ग्रहण इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि कई कारण बन जाते, इसमें परिक्रमा को लेकर के भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखने का बहुत मजा आता है जब नवचंद्र और आपका पूर्ण चंद्र की कहानी चलती है पूर्णिमा से, जी हां दोस्तों, अमावस्या तक।
और अमावस्या से पूर्णिमा तक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पर जब कभी चर्चा करेंगे, घटता चांद बढ़ता चांद क्या कारण है, और ये सारी जब बातें होती है ना तो मजा आ जाता है। तो दोस्तों यहां से भी बातें आप देखते रहिए। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, तो 1969 को रखा था नील आर्मस्ट्रांग। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 3 यात्री गए थे अपोलो 11 के माध्यम से, और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो आपका शांति सागर का क्षेत्र है आपके चंद्रमा में, वहीं पर यह लोगों ने क्या किया दोस्तों, कदम रखा। और कदम रखा सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए था। आगे बातें, 20 जुलाई की वह डेट थी, 19 जुलाई को गए थे। अगला है सूर्य की परिक्रमा से कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो जो जितना दूर होगा उतना समय लेगा। तो सबसे कम समय कौन लेता है, सबसे कम समय बुध, उससे ज्यादा शुक्र, उससे ज्यादा पृथ्वी, उससे ज्यादा मंगल, उससे ज्यादा बृहस्पति, उससे ज्यादा शनि, उससे ज्यादा अरुण, और सर्वाधिक जो लेता है समय वह लेता है वरुण। सर्वाधिक समय कौन लेता है दोस्तों, वरुण। और वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। वरुण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। इसीलिए सर्वाधिक सूर्य से दूर होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह भी है यहां पर। तो इस तरह आप समझ सकते हैं 165 वर्षों से भी अधिक समय, लगभग 165 वर्ष समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, गजब की हमारे यहां इंडिविजुअल क्लास चल रही है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपको इधर टेट, इधर सुपर टेट, फिर इधर हिंदी इंडिविजुअल क्लास, इधर मैथ इंडिविजुअल क्लास, ताबड़तोड़ दोस्तों एक दूसरे साथी एक दूसरे को मात देने के लिए लगे हैं। नितिन सर अपना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रवीण सर अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हर शिक्षक चाहता है कि उसके बच्चों का दबदबा बना रहे समाज में, और जहां पर भी निकले लगे कि हाँ यार हमने कुछ विद्यार्थी को लिए किया है। तो आप लोग सूर्य की तरह बनकर चमकते रहिए लगातार। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है दोस्तों, वलयों की संख्या है, और इन वलयों की संख्या 7 बताई गई है, ABCD के रूप में है। जो आपका दोस्तों आपका जो बी है, ठीक है, बी वलय है, यह सर्वाधिक चमकीले है वलयों में से एक, और ए सबसे बाहरी वलयों में से एक बताया गया है। शनि एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसका सबसे कम घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन है या फिर जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। आकार आयतन में यह लगभग पृथ्वी जैसा है दोस्तों, इसी के कारण इसकी ऐसी स्थिति देखने को बनती है। तो आपको शुक्र के बारे में, शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रहों में से एक भी है, यह जानना चाहिए। पृथ्वी सूर्य से निकट दूरी पर होती है। कब निकट होती है, कब दूरी होती है, तो पृथ्वी 3 जनवरी को क्या होती है, सबसे पास में होती है, जबकि 4 जुलाई को क्या होती है, सर्वाधिक दूर होती है। जब निकट होती है तो इसको उपसौर, जब अधिक दूर होती है तो इसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास पहुंचता है उसे उपसौर ही कहा जाता है। कोई ग्रह सूर्य से जब सर्वाधिक दूर होता है तो उसे अपसौर भी कहा जाता है। और यह दूरी कैसे बनती है दोस्तों, जैसे क्या है, यह हमारा सूर्य है, ये क्या है, हमारा सूर्य है, यह है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी जब ऐसे परिक्रमा करती है तो कभी पास आती है, कभी दूर चली जाती है, यही कारण से यह स्थिति बनती है। ठीक है, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, न्यूनतम दूरी जी हाँ 14.7 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और जी हाँ किसके बीच में, आपके सूर्य के बीच में। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो दोस्तों इस स्थिति में क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो सूर्य ग्रहण लगता है, इस सूर्य ग्रहण को लगने का कारण हमेशा चंद्रमा का बीच में, और यह अमावस्या के दिन ही लगता है। कब, अमावस्या के दिन ही लगता है। यह बातें भी आपको पता होना चाहिए था दोस्तों।
दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय अल्ट्रावायलेट रे ज्यादा निकलती हैं, इसलिए ऊपर नहीं देखना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। कई कारण है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में तारों के समूह को तारा मंडल 89 तारा मंडलों का एक समूह है दोस्तों। अगला क्या है? विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन सी है? तो दोस्तों वांगो नदी है, जो नील में जो आपके चीन में प्रवाहित होती है। वांगो नदी अपना मार्ग बहुत ज्यादा बदलती है, इसीलिए चीन में इसी के कारण बाढ़ आती है, जिसको चीन का शोक और चीनी सभ्यता इसी से संबंधित है। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं? तो नील नदी, अमेजन, मिसिसिपी और आपकी मिसौरी। तो ये आपकी 3 नदियां हैं विश्व की सबसे लंबी नदियां। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है, जिसमें लवणता 330 से ज्यादा है दोस्तों। और यह कहां पर है? तुर्की में है। यह बातें भी उसके बाद आपके मृत सागर का स्थान आता है। मृत सागर या मृत सागर झील किसके सीमा पर है? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। यह एशिया में है दोस्तों। यूपीएससी में आया हुआ यह प्रश्न है, आप यहां से भी देख सकते हैं। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां होती है दोस्तों? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां होती है? कैनेडियन शील्ड, अमेजन, जी हां दोस्तों, बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरिया मैदान। तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए, जो अमेजन बेसिन है यहां पर भी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र देखा जाता है। लेकिन दोस्तों गंगा बेसिन में कम वर्षा नहीं होती, बहुत वर्षा होती है। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर अमेजियन वाले में चलेंगे नहीं, ये जानना चाहिए। लेकिन अगर भारत के मासिन नाम मेघालय दिया होता तो उस पर ही हम लोग टिक करते। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि है दोस्तों, ये जानना चाहिए। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। सूर्य के रासायनिक संगठन कौन से हैं? तो सूर्य के रासायनिक संगठनों में आपका हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है वह 2.5% स्थित है। जब यही हाइड्रोजन टूट टूट कर हीलियम में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बदलता है, तभी सूर्य क्या होता है? प्रकाशित होता है। सौर मंडल में शामिल है कौन कौन? सूर्य एवं ग्रह, आकाश गंगाएं एवं निहारिका, तारे, ग्रह, सूर्य ग्रह चंद्रमा, नीक। तो दोस्तों आकाश गंगा और निहारिका सौर मंडल में नहीं शामिल है, बाकी समस्त क्या है दोस्तों? सौर मंडल में शामिल है। ताबड़तोड़ प्रश्नों पर हो रही है बात, क्योंकि आप जुड़े हैं भीम सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार देखते हैं आपका कितना ध्यान है इधर। निम्नलिखित सूचियों को क्या करना है? मिलाना है दोस्तों। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा सूर्य है। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक का तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नजदीक की गैलेक्सी एंड्रोमेडा, और हमारी गैलेक्सी दिखाई देने वाला भाग क्या है दोस्तों? आपका मिल्की वे है, इसीलिए आपको दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम दिया जाता है हमारी आकाशगंगा का। क्या लिखा है? पिग्मीज निवासी करते हैं दोस्तों कहां? अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका महाद्वीप में पिग्मी जनजाति निवास करती है। तो ये था आज का आपका पूरा सिलसिला, जो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों? बात। बहुत सारे बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हैं, आप लोग जिसमें चाहे, मन चाहे, जिसकी तैयारी करते हैं आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से अपनी प्रतियोगी परीक्षा का परचम भी लहरा सकते हैं। जिसने जिसने किया स्टडी 91 पर विश्वास, उसने रचा एक नया इतिहास। दीजिए साथ और रहिए हमारे साथ बने। आगे भी ऐसी क्लासेस मिलती हैं दोस्तों, आप सभी का साथ बहुत जरूरी है। और जो पेपर होने वाला है उसमें निश्चित ही यहां से प्रश्न आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।